और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। 82 वर्षीय अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। लेकिन अजीत सिंह का जीवन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं हर क्षण का अपना एक इतिहास होता है। इस दुनिया में प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल कुछ ऐसी ही अच्छी और बुरी घटनाएं घटित होती हैं, जिनका भूतकाल और भविष्य से गहरा नाता बन जाता है। कुछ घटनाएं और प्रसंग ऐसे रहते हैं जो अनंतकाल तक के लिए प्रभाव छोड़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के बारे में, जिन्होंने गुरुवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अजीत सिंह का राजनीतिक जीवन किसी समुद्र से कम नहीं है। चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की। उस समय उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बीमार पड़ गए थे। अजीत सिंह 1986 में राज्यसभा भेजे गए। इसके बाद 1987 से 1988 तक वो लोकदल और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में करने के बाद वो उसके महासचिव बन गए। 1989 में अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसके बाद वो 1991 में फिर बागपत से ही लोकसभा पहुंचे। इस बार नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1996 में वो तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस और सीट से इस्तीफा दे दिया। 1997 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की और 1997 के चुनाव में बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2001 से 2003 तक अटल बिहारी सरकार में चौधरी अजीत सिंह मंत्री रहे। 2011 में वो यूपीए का हिस्सा बन गए। 2011 से 2014 तक वो मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के इकलौते बेटे अजीत सिंह का राजनीतिक जीवन का आखिरी हिस्सा बहुत मुश्किल भरा रहा। 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के उभार के बाद वो लोकसभा सांसद का चुनाव नहीं जीत पाए। कहा जाता है उनके राजनीतिक जीवन का 2014 के बाद सबसे बुरा दौर रहा। 2014 के बाद उनकी पार्टी पर यह भी दबाव रहा कि वो अपनी पार्टी का किसी बड़े दल में विलय कर दें। किसान नेता के तौर पर अजीत सिंह की पहचान रही है। देश की सेवा में पूरा जीवन समर्पित करने वाले अजीत सिंह कोरोना संक्रमण से नहीं जीत पाए और आज इस व्यक्तित्व ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं अजीत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। क्या कुछ कहा है पीएम ने, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। उन्होंने निधन पर उनके दुख जताया है और कहा कि वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत सिंह के निधन पर आगे लिखा कि शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी अजीत सिंह के निधन पर शोक जताया है। ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जुझारू किसान नेता चौधरी अजीत सिंह का निधन की जो खबर है वो बेहद दुखद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें परिजनों को ईश्वर, ओम शांति। अंत में उन्होंने लिखा है। रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और आपको बता दें लगातार जो ट्वीट्स का सिलसिला है वो जारी रहा। दिग्गज नेता अजीत सिंह के निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर चल पड़ी है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तो निपट गए, लेकिन अब सरकार संक्रमण को लेकर चिंतित है। सीएम योगी ने प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सेवा देने वाले सभी कार्मिकों की टेस्टिंग आवश्यक रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी निरंतर सजग और सतर्क रहकर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 357 लोगों ने दम तोड़ दिया और प्रदेश में एक दिन में मौत के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बन गया है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 31,165 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इन्हीं 24 घंटे में 40,852 रोगियों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है और वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से जनता टीवी ने तस्वीरें आपके लिए लाई है। संभल, आगरा, जालौन, कानपुर, हाथरस और बाराबंकी की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन में ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी पहुंचा हालात का जायजा लेने के लिए। कड़ाई से जो प्रशासन है वो सभी नियमों का पालन करवाता हुआ लोगों से नजर आया। कुछ जगहों पर सब्जी के ठेले भी लगाए गए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर कराया गया। वहीं वीकेंड लॉकडाउन में भी आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विस्तार किया गया है। तो 6 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने लॉकडाउन की स्थिति इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कड़ाई से पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन का। वहीं जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें भी विस्तार किया गया है। हम जनता के साथ इस महामारी में चट्टान की तरह खड़े हैं, ये शब्द हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के। अब अभिषेक ब्रह्मचारी मुश्किल के इस दौर में बलिया मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना द्वारा स्थापित जनता की रसोई में जरूरतमंद लोगों और मजदूरों को भोजन करवा रहे हैं। साथ ही उपस्थित लोगों के बीच साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी कर रहे हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना का लक्ष्य हर वंचित तक भोजन पहुंचाना है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा रही है पर गरीब के भोजन की व्यवस्था के लिए कोई रणनीति नहीं बना रही। श्री सिंह ने कहा कि हम किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे। लगातार पूरे पूर्वांचल बलिया के लोगों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। कोविड महामारी के क्रम में हम पिछले साल भी सक्रिय थे। इस साल भी हम लोगों ने जनता की रसोई के माध्यम से लगातार गरीबों तक भोजन पहुंचाने का संकल्प लिया है। आज बलिया में मालदेपुर मोड़ पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ हजारों लोगों को हम लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया है। सरकार सोई है, जनप्रतिनिधि क्वारंटीन है। ऐसी स्थिति में युवा चेतना गरीब आवाम के लिए सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन का प्रयास कर रही है। तो स्वामी ने अपील की है कि और भी लोग इस पहल में उनके साथ जुड़े। और आपको बता दें जब से कोरोना काल है कुछ जगहों पर लॉकडाउन है, कई मजदूरों का रोजगार छिन गया है, गरीबों का काम उनसे दूर हो गया है। ऐसे में जरूरतमंदों के लिए काफी नेक पहल स्वामी अपने जो शुभचिंतक है उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर और इसी बीच क्रिकेटर सुरेश रैना ने ऑक्सीजन की मांग की है। सुरेश रैना ने अपनी चाची के फेफड़ों में संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की जरूरत के लिए सीएम योगी को टैग कर ट्वीट किया है। दूसरी तरफ डीएम का दावा है कि अस्पतालों को पूरी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। क्या आम क्या खास, हर किसी के लिए हम कह सकते हैं इस वक्त चुनौती बनी हुई है। क्रिकेटर सुरेश रैना का ट्वीट सामने आया है। अपनी चाची के इलाज के लिए उन्होंने योगी सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड की है। वहीं डीएम का इस पूरे मामले पर कहना है कि जितने भी अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ चुके हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और लोगों को गुमराह करने में लगी है। सरकारी पोर्टल पर अस्पताल में बेड हैं, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर हैं, लेकिन जब हमने अस्पतालों में रियलिटी चेक किया तो मरीजों और तीमारदारों की चीख सुनी। पुकार है, दर्द है, बेबसी है उनकी आवाज में।
तस्वीर और तासीर दोनों बहुत अलग हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। इसका खुलासा खुद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। वहीं जनता टीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर उतरी और सच्चाई का पता लगाया। उसका शुगर लेवल बहुत बड़ा है, 450 है। उसके ब्रेन में सूजन है, दिमाग के नस में। कुछ नहीं मिला। वहाँ से यहाँ भगा रहे, वहाँ जाओ तो कह रहे यहाँ मत आना अब दोबारा, या वहाँ जाओ तो कह रहे वहाँ दोबारा मत आना। कहाँ जाए हम? दोबारा आने के लिए मना कर रहे हैं। बेड मिला, लेकिन बहुत टाइम के बाद 6 दिन इमरजेंसी में रखा, जबकि उसे कोविड पॉजिटिव वो नहीं भी था। पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद 2 बार नेगेटिव आई, फिर वार्ड में शिफ्ट किया है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बेड मिला। इस समय हम राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल में हैं। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन में सरकार का जो पोर्टल है उसमें लोहिया में 56 बेड खाली दिखाई जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है। यहाँ पे हमने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने साफ तौर से बात करने के लिए मना कर दिया। अस्पतालों में ना ही बेड है, ना ही ऑक्सीजन, ना ही वेंटिलेटर। आखिर मरीज जाए तो कहाँ जाए? अस्पतालों में एम्बुलेंस में मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं। हर पेशेंट कोरोना का मरीज है, उनको इलाज की आवश्यकता है। अगर टाइम पर ऑक्सीजन और इलाज नहीं मिलेगा तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। आखिर मरीज जाए तो कहाँ जाए? सरकार द्वारा सरकार का जो पोर्टल है उसमें ज्यादातर अस्पतालों में, राजधानी लखनऊ के ज्यादातर अस्पतालों में बेड खाली हैं, लेकिन अस्पतालों में जब हमने जाकर बात की तो वहां पे हमें पता चला कि वहां पर बेड खाली नहीं है। पेशेंट बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। इस समय हम राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, प्रशासनिक जो पोर्टल है उसके अनुसार केजीएमयू में 54 बेड खाली है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ के डॉक्टर से बात किया तो कोई भी डॉक्टर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पेशेंट है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पे बेड खाली है, इनके पेशेंट को क्या बेड मिला या नहीं मिला। आपका नाम? मेरा नाम तो पूनम है, पूनम साहू। पेशेंट का नाम पेशेंट को क्या हुआ है? पेशेंट को मेरे जो है वहाँ ये शुगर ज्यादा बढ़ा है और दिमाग की नस में सूजन है, ये प्रॉब्लम है। तो आप पेशेंट को क्या यहाँ पे बेड मिला है? क्योंकि सरकार तो कह रही है यहाँ कोई बेड नहीं मिला। हम 54 बेड खाली हैं, तो यहाँ पे आपके पेशेंट को बेड नहीं, 1.5 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं। 1.5-2 घंटे हो रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी पहले तो भर्ती लेने के लिए थोड़ी दौड़े, बड़ी देर बाद पर्चा बना है, अब कह रहे हैं बेड नहीं खाली है। बेड नहीं खाली जी। सरकार से क्या कहेंगी? क्योंकि सरकार के प्रशासनिक पोर्टल पे बेड खाली है, लेकिन अस्पतालों की ये जो मनमानी है, क्या कहेंगे? सर अब क्या कर सकते हैं? इन लोगों के बस में है, जो ये लोग करेंगे वही तो होगा। अब आप लोग इनका। आपका नाम? हमारा सावित्री नाम। हाँ जी माता जी, आपका नाम? हमारा सावित्री नाम। सावित्री जी। हाँ, आपके पेशेंट को क्या हुआ है? हम बहने हैं। अच्छा, आप लोग साथ में हो? हाँ। बेड नहीं मिला आपको? हाँ 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 हाँ। बेड नहीं मिला। आपका नाम? जलगंजन। हाँ जी। हमारी सास है। साथ में ही हो? सास है। आपके पेशेंट को बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला। नहीं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं बेड नहीं है यहाँ पे। बेड नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है, सरकार का जो प्रशासनिक पोर्टल है बोल उसके अनुसार केजीएमयू में 54 बेड है खाली है। गलत है। हमारा 2 घंटे से हमारी पड़ा है, हम परेशान। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत किया और सरकार के प्रशासनिक पोर्टल के अनुसार 54 बेड खाली हैं, लेकिन अस्पतालों की मनमानी आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। पेशेंट अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। पेशेंट इंतजार कर रहा है कि कब उसको यहाँ पे इलाज मिलेगा, कब ऑक्सीजन मिलेगा। अगर पेशेंट को समय पे ऑक्सीजन और इलाज नहीं मिला तो उसकी सांसें भी थम सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। राजधानी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 282 इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर और 52 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में मुख्यालय के द्वारा सभी पुलिस प्रमुखों को अब तक पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई जीवन रक्षक औषधियों, इंजेक्शन तथा ऑक्सीजन सिलेंडर को वैधानिक प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तत्काल जिला प्रशासन से संपर्क करते हुए इसको रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जो सही दवाइयां हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनका
उसका उपयोग किया जा सके तथा जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं उससे इसका लाभ। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में एक साथ दर्जनों लाशें तैरती नजर आई, जिसे देखकर पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इन शवों की हकीकत जानने के लिए हमीरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि कानपुर और हमीरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। ये शव ग्रामीणों की ओर से जल प्रवाहित किए गए हैं। यमुना नदी में इक्का दुक्का शव तो हमेशा देखे जाते रहे हैं, पर कोरोना काल में इस नदी में शवों की बाढ़ आ गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। ग्रामीण इलाकों में बड़े स्तर पर मौतें हो रही हैं और अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कोविड की वजह से मौतें हो रही हैं। ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल का पालन भी करना होता है, लेकिन ग्रामीण इन शवों को जल प्रवाहित कर दे रहे हैं और बेहद चिंता का विषय भी है। पवित्र यमुना नदी में इस तरह से शवों को बहा दिया जा रहा है। पूरे जिले में हड़कंप का माहौल है इन शवों को देखने से। आपको बता दें, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं यहां पर सामने आई हैं, लेकिन हर दिन अब बड़ी संख्या में शव यहां पर देखे जा रहे हैं। द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनकी शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। एक शव जो है वो अर्जली अवस्था में है और वो कानपुर देहात की तरफ जो यमुना का तट है उस तरफ पड़ा हुआ है। उस सब के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। देश भर में कोरोना का कहर आए दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुशीनगर के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल के फर्श पर दर्जनों कोरोना मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेटे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इन मरीजों पर कोई ध्यान नहीं है। हकीकत कुछ और है, सरकारी दावे कुछ और हैं। कहीं सरकारी दावे ये भी कहते हैं कि हर एक का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, बेड की कमी नहीं है। ऐसे में फर्श पर मरीज क्यों लेटे हैं? आप तस्वीरों में देख पाएंगे किसी मरीज को ट्रिप भी चढ़ी है, ऑक्सीजन की नौबत भी यहां पर आई है, लेकिन मरीज ऐसे में फर्श पर लेटे हैं। इनकी सुध लेने वाला यहां पर कोई नहीं है। संबंधित जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो भी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बेहद चिंता का विषय है। आए दिन यहां पर जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो तेजी से इजाफे की ओर है। वहीं सरकारी पोर्टल में तमाम व्यवस्थाएं होने का दावा है। अखबारों में दावा भी कई बार सरकार करती है कि हम तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती है। सरकारी अस्पताल का यह नजारा है, आपातकाल इमरजेंसी यूनिट का यह नजारा है, जहां पर मरीज फर्श पर लेटे हैं। एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी के दंश को झेल रहा है, वहीं इस आपदा में मुनाफाखोर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर का है, जहां पुलिस टीम की ओर से ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 1 लाख रुपए नगद, एक इको स्पोर्ट कार बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। हुए जनपद गाजियाबाद में कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर व 1 लाख रुपए नकद, एक इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अलविदा की नमाज के लिए ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं पढ़ें। अलविदा की नमाज में भी कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। इस साल रमजान मुबारक का आखिरी जुम्मा यानी अलविदा की नमाज 7 मई को इंशाअल्लाह अदा की जाएगी, और लेकिन इस मौके पर भी सबको कोविड प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज रखना है। और सिलसिले में इस्लामिक सेंटर फॉर इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक 10 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मुसलमानों से ये अपील की है कि जो लोग मस्जिद में 5 लोग पहले से नमाज अदा कर रहे हैं, वो अलविदा के मौके पर भी जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा करें, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखा जाए, और बाकी लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। जिस घर में 4 या उससे ज्यादा लोग हैं तो बाजमात नमाज जुमे की अदा करें। और इस मौके पर जिसको खुतबा याद ना हो तो पहले खुतबे में सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ें,
और दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ और उसके साथ कोई अरबी में दुआ पढ़ें। और उसके बाद नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस कोविड-19 का खात्मा कर दे। और इस मौके पर भी ना किसी से गले मिले, ना किसी से मुसाफा करें, ना किसी के घर मिलने जाएं, बल्कि पूरी तरीके से अपने घरों ही में रहें और बिला जरूरत बिल्कुल भी घर से ना निकलें। उत्तर प्रदेश में जहां ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है, वहीं रायबरेली से एक राहत भरी खबर है। रायबरेली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच 6 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंच गई है। पुलिस सुरक्षा के बीच ऑक्सीजन से भरा टैंकर गंगागंज स्थित गज बदन ऑक्सीजन प्लांट पहुंच गया है। अब यहां से 600 जंबो सिलेंडर रिफिल किए जाएंगे। अगर किसी को यह लगता हो कि सरकारी आदेशों की हुबहू पालना होती है, तो जरा फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला कादरी गेट स्थित वेदांता हॉस्पिटल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां निजी अस्पताल संचालक सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल मालिक अपनी जेब भरने के लिए खाली बेड को फुल दिखाकर पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं। कादरी गेट पर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए बेड फुल बताए जा रहे हैं। आलम यह है कि जब मरीज ने बोला तो कर्मचारी मारने को दौड़ पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर के 10,000 आबादी वाले परास गांव में कोरोना संक्रमण की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में बीते 15 दिनों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। एक घर में तो एक साथ 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि जिन लोगों की टेस्टिंग में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनके सिर्फ नाम पता लिख लिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी गई है। बदायूं से वायरल एक ऑडियो के मामले में एसएसपी द्वारा क्षेत्राधिकारी से जांच कराए जाने के बाद वजीरगंज चौकी प्रभारी बगरैन को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक ऑडियो जिले भर में बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था। बताया जा रहा था कि एक भाजपा नेता और चौकी प्रभारी किसी की मृत्यु के बाद जांच के मामले में 70,000 की रिश्वतखोरी कर सौदेबाजी करने का ऑडियो वायरल हुआ था। वजीरगंज के चौकी बगरैन का मामला है, जिसमें एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें चौकी इंचार्ज द्वारा से बात करते हुए कुछ पैसों की बात की जा रही है। इस संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी बिसौली से जांच कराई गई और जांच में प्रथम दृष्टया कुछ तथ्यों को पाए जाने पर उप निरीक्षक हैं श्री राजेश कुमार, उनको निलंबित कर दिया गया है और उसकी जांच क्षेत्राधिकारी बिसौली द्वारा की जा रही है। इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।